हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो तक हमने बात की थी अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, जिसमें हमने देखा था कि कि डैम्पिंग इफेक्ट को हम नेगलेक्ट करते हैं, सिस्टम कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट करता रहता है। डैम्पिंग इफेक्ट को हम नेगलेक्ट करते हैं, मगर इसमें अभी हम डैम्पिंग इफेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, डैम्पिंग इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। व्हाट इज़ डैम्पिंग? जो चीज़ वाइब्रेशन को किल करती है, वाइब्रेशन को ख़त्म करती है, उसे हम बोलते हैं डैम्पिंग। जो ये काम परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं डैम्पर। आज की वीडियो में बेसिकली हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे विस्कस डैम्पर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विस्कस डैम्पर के बारे में। यहाँ पर आप देखना, ये हमारे पास रोटर है, ये कंटेनर में लीनियरली मूव कर रहा है। इसमें कंटेनर में लिक्विड फील्ड है। अभी मैं कट सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। ओके, लिक्विड इसमें फील्ड है, यानी कि इस रोटर की वेलोसिटी है v, इस कंटेनर की वेलोसिटी है 0। इस तरह से एक वेलोसिटी प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगी, इस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगी। अभी देखना, हमें फ्लूइड मैकेनिक्स से पता है शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द म्यू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डी यू बाई डी वाई। ओके, म्यू विस्कोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज कितना है? वी वेलोसिटी ऑफ द रोटर, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। कंटेनर की वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस कितना है? एच, जे एच। उसके बाद देखो शेयर स्ट्रेस, जहाँ से हमारे पास आ जाएगा शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द म्यू वी बाई एच। शेयर स्ट्रेस किसके इक्वल होती है? फोर्स बाय एरिया। एरिया कौन सा लेना है? जे वाला, पाई डी टी, सरकमफ्रेंस वाला एरिया, पाई डी टी। शेयर स्ट्रेस होती है फोर्स बाय एरिया, म्यू वी बाय एच। यहाँ से हमारे पास फोर्स का रिलेशन आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू द म्यू पाई डी टी बाई एच, इंटू वी। यहाँ से देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी। ये कौन सी फोर्स है? डैम्पिंग फोर्स है। ओके, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी रोटर की, उतनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगी। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी इसमें जो फ्लूइड है, उतनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया था पहले ही, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा सी कांस्टेंट। सी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें, जहाँ पर सी क्या है? ये है सी। कंपेयर कर हम इसे बोल सकते हैं सी, जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट। ओके, वेयर एफ इज द डैम्पिंग फोर्स। क्या है? डैम्पिंग फोर्स। एफ क्या है इसमें? डैम्पिंग फोर्स है। वी हमें पता है वेलोसिटी है। जहाँ से ये रिलेशन यहाँ से आप याद रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी, वेयर सी इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट। अभी हम एक बेहतरीन टर्म के बारे में बात करेंगे। वो टर्म क्या है? डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशो। हम बेहतरीन टर्म के बारे में बात करेंगे, डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशो। ओके, इस टर्म के बारे में अभी हम बात करते हैं। डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशो क्या होता है? इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू दी सी बाई सी सी। सी हमें पता है क्या? डैम्पिंग कोफिशिएंट है, वेयर सी सी इज द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू रूट के एम। ओके, ये होता है डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशो। इसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं। जो देखें, न्यूमिनेटर में जो टर्म है सी, सी क्या बताती है? सी का क्या सिग्निफिकेंस है?
सी का सिग्निफिकेंस क्या होता है? टू किल द वाइब्रेशन, टू किल द वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन को ख़त्म करना। सी का क्या मतलब है? टू किल द वाइब्रेशन। हमें पता है ओमेगा क्या होता है? रूट के बाई एम। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो डिनोमिनेटर में स्टिफनेस है, मास है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जो डिनोमिनेटर में टर्म है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका क्या काम है? टू कीप दी वाइब्रेशन लाइव। यानी कि जो न्यूमिनेटर में टर्म है उसका काम है कि वाइब्रेशन को किल करते जाना। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका काम है कि वाइब्रेशन को कंटिन्यूस रखना। दी रेशो ऑफ टू किल दी वाइब्रेशन अपॉन टू कंटिन्यूस दी वाइब्रेशन इज नोन एज डैम्पिंग फैक्टर। इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि यहाँ से अभी हम देखते हैं, यानी कि जहाँ से हमें ये क्लियर हो चुका है एप्सिलॉन इज इक्वल टू सी बाय सी सी। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर एप्सिलॉन यानी कि डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सी इज ग्रेटर देन सी सी। अगर सी इज ग्रेटर देन सी सी है तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि टू किल दी वाइब्रेशन को जो ख़त्म कर रही है टर्म वही ज़्यादा है, तो वाइब्रेशन तो होगी नहीं। यहाँ पर हमारे पास आएगा नो वाइब्रेशंस, नो वाइब्रेशंस। जब ये वाला केस होता है इसे हम बोलते हैं व्हेन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, इसे हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम, यानी कि डैम्पिंग ज़्यादा है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, इसे हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। यानी कि अगर मान लीजिए स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से मास को हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये मास स्लोली इस मेन पोजीशन पर आकर रुकेगा, स्लोली आएगा, यानी कि ये वाइब्रेट नहीं करेगा। ये होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ओवर डैम्प्ड सिस्टम का। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट केस लें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ? सी इज इक्वल टू सी सी, यानी कि अभी भी कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, अभी भी कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, नो वाइब्रेशन। अभी भी कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, अभी भी कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। इस केस को हम बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। इस केस में भी क्या होगा? कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। स्प्रिंग मास सिस्टम में मान लीजिए ये मास है, इसे हमने डिस्टर्ब किया तो मास क्या है? मेन पोजीशन पर आकर रुक जाएगा। मगर एज कंपेयर टू ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ये मास फास्टली मेन पोजीशन पर आ जाएगा एज कंपेयर टू दी ओवर डैम्प्ड सिस्टम, एज कंपेयर टू दी ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओके, इसके बाद हमारे पास केस आता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू दी, एप्सिलॉन इज लेस देन 1, यानी कि सी इज लेस देन सी सी। अभी जो टर्म किल कर रही थी वाइब्रेशन को वो कम होगी, अगर वो कम होगी तो इस केस में वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशंस विल हैपन, वाइब्रेशन अभी होगी। ओके, इससे हम बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जो मोस्टली जनरली हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। अभी मैं इसको इसके यहाँ पर मान लीजिए स्प्रिंग है, ये मास है,
अभी मास ये कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट करता रहेगा और जो यहाँ पर डैम्पर होगा वो क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम इसे मेन पोजीशन पर लेकर आ जाएगा। ये होता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अगर आप सोचोगे कि हमारे लिए तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम अच्छा है क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हो ही नहीं रही। मान लीजिए आपके पास ये मास है, मास के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी, मास जहाँ तक आ गया। अभी मास को मेन पोजीशन पर आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, एक बम्पर आया जिसकी वजह से कुछ वाइब्रेशन हुई नहीं, सिंपली मास डिस्प्लेस हो गया मेन पोजीशन से जहाँ पर आ गया। अभी मास को मेन पोजीशन पर आने के लिए टाइम लगेगा यानी कि मान लीजिए फिर से आगे कोई बम्पर आ गया तो क्या होगा, फिर से मास फर्दर चले जाएगा, यानी कि मास की जो एम्पलीट्यूड है वो कितना बढ़ जाएगा। इसलिए जो मोस्ट जनरली हम केस देते हैं अंडर डैम्प्ड का सिस्टम का ही देखते हैं क्योंकि मास फास्टली मेन पोजीशन पर आ जाता है, कॉन्टीन्यूसली इसकी वाइब्रेशन कम होती रहती है। जनरली हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम को ही प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। अभी आपने देखा है अंडर डैम्प्ड केस में अभी वाइब्रेशन होगी, अंडर डैम्प्ड केस में वाइब्रेशन होगी तो वो डैम्प्ड जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला निकालना अभी आना चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा एन √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। नेचुरल फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी आती है, पहले मैंने आपको बताया है, √k/m। यहाँ पर मैंने लिखा है एप्सिलॉन इज़ लेस देन 1, वाइब्रेशन एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू 1, नो वाइब्रेशन एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 1, नो वाइब्रेशन। यहाँ पर मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, ओमेगा एन का √k/m, ओमेगा डी का आप सिंपली याद रख लो, ओमेगा एन √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, बाकी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, आपको ये सभी पता ही है। यहाँ पर मैंने लिखा भी ओमेगा एन अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ओमेगा डी क्या है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी सी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, और सी क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, टी क्या है, डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड, जो आप वैसे निकाल सकते हैं, ये तो बेसिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।